Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. In last lecture we have seen design of singly reinforced beam, right? And in this video, from this lecture we are going to see doubly reinforced design, right? Now what is this singly reinforced design and doubly reinforced design? Singly reinforced, in case of singly reinforced design, the main steel is put only on the tension side, or for example if it is a simply supported beam, the main steel is put at the bottom only. Whereas in case of doubly reinforced beam, the main steel is put in bottom as well as on the compression side, means tension side as well as on the compression side. So हमने कब डबली रेनफोर्स डिजाइन करना चाहिए, ठीक है? तो जनरली क्या होता है कि जो प्लानिंग है वो आर्किटेक्ट करता है, और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के कुछ प्लान्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हॉल है, फॉर एग्जांपल 22 फीट बाय 12 फीट का हॉल है, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट का प्लान रहता है कि वहाँ पे दे विल डू सम फॉल सीलिंग पीओपी, राइट? और उसके वजह से कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं कि जो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है या जो स्पेस हमें वर्टिकल स्पेस जो हॉल में मिलने वाली है वो इतनी रहनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 10 फीट या फिर 10.5 फीट जनरली रहनी चाहिए. लेकिन जैसे स्पैन बड़े हो गए अभी हमारे, राइट? स्पैन बड़े होने के कारण क्या हो जाएंगे, बीम की डेप्थ भी हमारी बड़ी आ जाएंगे, और बीम की डेप्थ अगर बड़ी आ गई तो फिर हमें जो स्पेस है वर्टिकल स्पेस वो कम मिलेगा. इसलिए जनरली क्या करते हैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि वो बीम के साइजेस हमें ऑलरेडी दे देते हैं, आपको ये बीम के साइजेस यूज करके आपको डिजाइन करना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में आर्किटेक्ट ने हमें साइज की लिमिटेशंस दी है. उन्होंने कहा है कि बी शुड बी 230 एंड डी शुड बी 450, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था वो था स्पैन और लोडिंग, और फिर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया. स्पैन और लोडिंग हमारे पास गिवन था, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से इतना बेंडिंग मूवमेंट उस पर आ सकता है. अब मैंने जैसे आपको बताया, हमेशा हमें क्या इंश्योर करना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी बीम की खुद की ताकत शुड बी ग्रेटर देन MU. MU का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट, जो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल लोड और स्पैन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो MR शुड बी ग्रेटर देन MU. ये हमारा ये क्या इंश्योर करता है कि आवर बीम इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन और आवर बीम इज सेफ, राइट? तो ये आर्किटेक्ट ने दिया, स्पैन और लोडिंग पे से हमने मोमेंट कैलकुलेट कर ली. अभी हमने FCK ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट अज्यूम कर लिया, ठीक है? अब हमने देखना है कि ये जो है MU, ये एक्चुअल लोड आने वाला है, और इसकी स्ट्रेंथ यानी MR यानी MU हमें पता है. MU कितना है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर. हमें क्या कैलकुलेट करना है, MR कैलकुलेट करना है. तो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी देखा था MR कैसे कैलकुलेट करना है. तो MR कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है QFCK BD स्क्वायर. अब Q 415 के लिए कितना है, 415 के लिए Q है 0.138, FCK 20, B 230 एंड D 450 स्क्वायर. इस पे से आपको MR मिल जाएगा. MR इज इक्वल्स टू 128.54 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm. सो MR इज इक्वल्स टू 128.54 किलो न्यूटन मीटर, राइट? कन्वर्ट अगर हमने इसको कर लिया तो MR जो है वो है 128 और MU कितना है 50, यानी उसकी ताकत जो है वो आने वाले लोडिंग से, आने वाले मूवमेंट से कम है. इसका मतलब क्या होगा कि हम इसे डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें इसे डिजाइन करना है, सेफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन डेप्थ हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है. तो ये कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें बॉटम में ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करना है, तो हम बॉटम में ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में ही हमें बैलेंस सेक्शन कंसिडर, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, जितना स्टील हम बॉटम में पुट करते हैं उसको ही कन्वर्ट करके जो फोर्सेस डेवलप्ड होते हैं उसके वजह से उतना ही फोर्स डेवलप करने के लिए हम ऊपर भी स्टील डालते हैं कॉम्प्रेशन जोन में, ठीक है? अभी हमारा अल्टीमेट एम क्या रहना चाहिए डबली रेनफोर्स जब हम डिजाइन करेंगे, तो हमारा अल्टीमेट एम रहना चाहिए कि जो कॉम्प्रेसिव फोर्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स शुड बी लेस देन कॉम्प्रेसिव फोर्स, सो दैट द फेलियर विल बी डक्टाइल फेलियर, नॉट अ ब्रिटल फेलियर. देखो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा एम ये रहना चाहिए, बैलेंस सेक्शन अगर है तो हमारा एम रहना चाहिए कि दैट कॉम्प्रेसिव फोर्स शुड बी इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स,
और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए टेंसाइल फोर्स शुड बी लेस देन कॉम्प्रेसिव फोर्स, या फिर हमें ये इंश्योर करना है कि स्टील पहले फेल होना चाहिए, राइट। तो हमें ये इंश्योर करना है। तो इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमें एडिशनल स्टील डालना है लेकिन ओवर एनफोर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, सीयू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और सीयू की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम कंक्रीट तो नहीं डाल सकते, इसलिए फिर हम क्या डाल रहे हैं, एडिशनल स्टील डाल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, और एएसटी मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, राइट। तो होप you have understood this, what is doubly reinforced section and when to design a doubly reinforced section. Thank you. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.